नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस से एपिसोड नंबर 29 लेकर आए हैं ओवरऑल, और अध्याय नंबर 7 है क्लास 9th एनसीईआरटी से जीवों में विविधता नाम से चैप्टर है। और यहाँ से आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो तैयारी है इस चैप्टर की वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करें। और बात करें तो हमने इससे पहले आपको क्लास 10th एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया है साइंस का। 9th एनसीईआरटी आपका चल रहा है जो आपका इसी सप्ताह ख़त्म भी हो जाएगा। तो 9th एनसीईआरटी आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका हम जो साइंस का है वो आपका 9th और 10th सबसे मेन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको 7th और 8th एनसीईआरटी भी हम आपको कराएंगे, लेकिन हम आगे कराते रहेंगे। और हमारा भी जो प्रायोरिटी था वो हमारा ये यहाँ से था 9th और 10th एनसीईआरटी। अभी हमने प्राथमिकता के तौर पे इसको कंप्लीट करा रहे हैं। इस सप्ताह 9th एनसीईआरटी आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा क्लास 9th का जो भूगोल है वो भी आज आपका इसी सप्ताह समाप्त होगा। 10th आपका कंप्लीट हो चुका है भूगोल, और 11th का जो भूगोल है वो भी आपका समाप्त हो चुका है। तो 9th क्लास का बात करें तो 9th 10th 11th इतना भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा। 10th 11th भूगोल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। 9th भूगोल पर आधारित जो प्रश्न है इस सप्ताह आपके समाप्त हो जाएंगे। और सिंपली अगर हम बात करें तो साइंस में आपका 10th एनसीईआरटी हो चुका है, 9th एनसीईआरटी भी आपका इस सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा टीआरई 4.0 के लिए जो हमने आपको ईमेल का बताया हुआ है, आप सभी लोग ईमेल कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इससे पहले जो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है वहाँ पर हमने ईमेल कैसे करना है, क्या आपको लिखना है, आज के लिए आपको क्या लिखना है, वो हमने अलग से आपको बताया है आज के ही वीडियो में। तो आप उसे देख लीजिएगा। टेलीग्राम में भी हमने आपको भेज दिया, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ईमेल ज़रूर आप भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस शनिवार आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी से रिलेटेड एसीएस सर की तरफ से एक अच्छी सूचना मिले। क्लास 9th का आज हम कराने जा रहे हैं आपको। अध्याय नंबर 7 है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपके सामने है, कमेंट कीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। एपिसोड नंबर हमारा ये 29 है ओवरऑल। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में जानवरों को विभाजित किया गया था। आपको बताना है कि अरस्तु ने अपना वर्गीकरण दिया था, एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने जानवरों को विभाजित किया था। किस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। किस प्रकार से अरस्तु ने अपनी वर्गीकरण में जानवरों को विभाजित किया था, तो राइट आंसर है पहले नंबर प्रश्न का वायवीय, जलीय और स्थलीय। एनसीईआरटी में आपका मेंशन किया गया है ये चीज़, तो आपके लिए ज़रूरी है। और अरस्तु की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण दिया था वायवीय, जलीय और स्थलीय के आधार पर, यानी वायु में रहने वाले जंतु, जल में रहने वाले जंतु और स्थल में रहने वाले जंतु, इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया था। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है। इसके अलावा बात करें तो यूनानी विचारक अरस्तु की बात करें तो इन्होंने जंतुओं को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया था, यानी जंतु रहते कहाँ हैं, हवा में रहते हैं, जल में रहते हैं और स्थल में रहते हैं, इस तरीके से। और अरस्तु जीवों के वर्गीकरण की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरस्तु की बात करें तो वर्गीकरण की अवधारणा को विकसित करने वाले पहले ज्ञात व्यक्ति हैं। उन्होंने भूमि यानी कि स्थल, वायु और जल में रहने वाले जीवों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया था, और इसलिए आपका पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायवीय, जलीय और स्थलीय। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अरस्तु ने किस आधार पर पादपों को शाक झाड़ियों और वृक्षों में वर्गीकृत किया था। तो अरस्तु ने एक और वर्गीकरण किया है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये ऐड कर लिया कि मे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th एनसीईआरटी तक बहुत सारी चीज़ें दी, 9th 10th एनसीईआरटी तक बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, फिर वो 11th 12th में रिपीट होती हैं, उसमें दे दिया जाता है। तो यहाँ से आपका छूटे नहीं, इसलिए हमने ये प्रश्न भी आपका ऐड कर दिया है। अरस्तु ने किसके आधार पर पादपों को यानी पौधों को शाक, झाड़ियों और वृक्षों में वर्गीकृत किया था। हर्ब में, श्रब में और ट्रीज में डिफाइन किया था एरिस्टोटल ने। तो एनाटॉमिकल फीचर्स के रूप के बेसिस पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आकारिकीय विशेषताओं के आधार पर, यानी आकार उनका कैसा है, या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स शरीर क्रियात्मक विशेषताओं के आधार पर। तो दूसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो अरस्तु ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आकारिकीय विशेषताओं के आधार पर
पौधों को शाक, झाड़ियों और वृक्षों में वर्गीकृत किया था, यानी उनका आकार कैसा है, छोटा बड़ा, उस हिसाब से इन्होंने डिफाइन किया था। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है, और अरस्तु को जंतु विज्ञान बायोलॉजी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विकास की अवधारणा आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को सबसे पहले अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसने दिया था, आपको बताना है। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा। तो जैव विकास की अवधारणा आइडिया ऑफ इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक आप जानते हैं, फेमस पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो ये है चार्ल्स डार्विन की। तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन आपके विकल्प में नहीं दिए गए। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है नन ऑफ दिस। उम्मीद करते हैं तीसरा प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। और चार्ल्स डार्विन ने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में दिया था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1859, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लेखक थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को किसके लिए जाना जाता है, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन के लिए, या फिर बोले जैव विकास की अवधारणा के लिए। सबसे पहले इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बताइएगा। चौथे नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर है, 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है। तो आप सभी को मालूम है कि 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रस्तुत किया था, वो प्रस्तुत किया था R.H. व्हाइटटेकर ने या R.H. व्हिटटेकर ने। तो राइट आंसर आपका चौथे नंबर प्रश्न का ए है, R.H. व्हाइटटेकर या R.H. व्हिटटेकर। तो राइट प्रश्न चौथे नंबर का राइट आंसर आपका ए है। चलिए 5 जगत वर्गीकरण को थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं हम, और इसके अलावा चलिए 5वें प्रश्न को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। जो 5 जगत वर्गीकरण है, सिंपल शब्दों में आपको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के बाद। 5वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइटटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो व्हिटटेकर या व्हाइटटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन नहीं आता है। ऑप्शन ए है मोनेरा, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ। तो बात करें मोनेरा, फंजाई तो आता है, लेकिन प्रोटोजोआ नाम से कोई भी जगत नहीं है, इसकी जगह पे क्या है, प्रोटिस्टा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए था, प्रोटिस्टा होना चाहिए था इसकी जगह पे, इसलिए प्रोटोजोआ नाम से कोई भी जगत नहीं है। किस नाम से है, प्रोटिस्टा नाम से है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये प्रोटोजोआ आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ नाम से कोई भी जगत नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं जो 5 जगत वर्गीकरण है, और यहाँ पर वर्गीकरण में कौन नहीं है, तो प्रोटोजोआ नहीं है। 5 है कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइटटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंतर्गत मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पौधे हो गए, जंतु हो गए, कवक हो गए, 3 आप आराम से याद कर सकते हैं। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा याद रख लीजिए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है व्हाइटटेकर का। थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं, जिससे आपको जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े, समझने में आसानी हो। व्हाइटटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया कैसे था, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम व्हाइटटेकर की बात करें तो इन्होंने जीवों को अगर हम बात करें तो जो सभी जीव थे, इन्होंने उसको जो है 2 प्रकार से विभाजित किया। एक थे प्रोकैरियोटिक, एक थे प्रोकैरियोटिक, और दूसरे थे यूकैरियोटिक। ये आपने पढ़ रखा पहले भी, प्रोकैरियोटी या यूकैरियोटी। प्रोकैरियोटी के बारे में आपने पढ़ रखा है, जिनका न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, उन्हीं को हम प्रोकैरियोटी बोलते हैं। यानी जिनका केंद्रक सही नहीं होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक हमेशा जो है ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में डिफाइन किया था सबसे पहले। और एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटी होते हैं, यानी प्रोकैरियोटी जो एक कोशिकीय होते हैं हमेशा, इसके अंतर्गत जो पहला किंगडम आता है उसका नाम है मोनेरा।
तो आपको ये याद रखना है कि मोनेरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, प्रोकैरियोटी है, एक कोशिकीय जीव है। अब प्रोकैरियोटी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब यूकैरियोटिक में चलते हैं। यूकैरियोटिक में चलते हैं। यूकैरियोटी में अगर हम बात करें तो यूकैरियोटी में भी दो केस होते हैं। वो दो केस कौन कौन से हैं, तो एक है एक कोशिकीय, यानी एक कोशिकीय होगा, यूनिसेलुलर होगा, नहीं तो फिर जो है ये मल्टी सेलुलर होगा, यानी बहुकोशिकीय होगा, या तो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा। यूकैरियोटी की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटी कैसे होते हैं, यूकैरियोटी ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक वगैरह अच्छे से डिफाइन होता है, न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन होता है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो में डिफाइन होते हैं। एक कोशिकीय को बोलते हैं प्रोटिस्टा, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, उनको अलग से डिफाइन किया गया है, तो इतना आपने समझ लिया। तो यूकैरियोटी में जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो गए, और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीयों को अलग से देख लेते हैं। बहुकोशिकीयों की बात करें, मल्टी सेलुलर, तो बहुकोशिकीय की बात करें तो ये जो है दो प्रकार से इनको फिर से डिफाइन किया गया है। एक तो है जिनके पास में कोशिका भित्ति हो जिनके पास, यानी सेल वॉल हो जिनके पास, और दूसरा हो गया जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं हो, नो सेल वॉल। तो आपको मालूम है सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे एनीमेलिया में। तो एनीमेलिया जो जगत है, जंतु जो जगत है, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो ये अलग हो गए। बहुकोशिकीय ये भी हैं। अब कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती है उनमें भी दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं कर पाते हैं, जिनको हम फंजाई बोलते हैं या कवक बोलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। और दूसरे जिनके पास कोशिका भित्ति है, यानी फंजाई के पास कोशिका भित्ति होती है, और दूसरे हैं जिनके पास कोशिका भित्ति होती है और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाने वालों को हम क्या बोलते हैं, प्लांटी बोलते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो दिया था व्हाइटेकर ने। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटी आए और दूसरे साथ में आए यूकैरियोटी, ठीक है। अब प्रोकैरियोटी में सबसे पहले यूनिसेलुलर आए, तो इसमें आया मोनेरा। यूकैरियोटी की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर आया और मल्टी सेलुलर आया। यूनिसेलुलर में आया प्रोटिस्टा। फिर मल्टी सेलुलर में भी बात करें तो दो प्रकार से अलग हो गए। एक हो गए सेल वॉल के साथ में, और सेल वॉल में हमने डिफाइन कर दिया जिनके पास सेल वॉल है या तो फंजाई होंगे या तो प्लांटी होंगे। और फिर एक हो गया जिनके पास में सेल वॉल नहीं है, यानी कि एनीमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में इसका जो है चित्र दिया गया है, तो आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से देश मेगा डाइवर्स देश हैं। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है एक ब्रैकेट में, तो वहाँ से प्रश्न लिया गया है। ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। कमेंट कीजिएगा कि कौन से देश मेगा डाइवर्स देशों के अंतर्गत आते हैं। तो मेगा डाइवर्स देश ऐसे देश होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज स्थित हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मेगा डाइवर्स देश। और इसके अंतर्गत जो है कुल 17 देश आते हैं। और इन 17 देशों की जो पहचान है वो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने किया है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है, उसी ने इन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का जो है आइडेंटिफाई किया है। तो कुल 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, और ये सभी उसमें प्रमुख मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। भारत भी इसका पार्ट है, चीन भी है, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, मेडागास्कर भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सभी हैं। तो राइट आंसर आपका छठे प्रश्न में डी हो जाएगा। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ की पहचान की गई है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है। एनसीईआरटी से एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो जीवित जीवों का जो वर्गीकरण है उसका सही यहाँ पर आपको
पदानुक्रम दिया गया है, सही ऑर्डर आपको दिया गया है। तो 7वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका है सी, फाइलम पहले आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद इसमें फैमिली भी आता है, फैमिली के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद स्पीसीज आता है। तो याद रखिएगा, शुरू होता है फाइलम से, खत्म होता है स्पीसीज पे। तो स्पीसीज सबसे छोटा यूनिट होता है, जब हम वर्गीकरण करते हैं तो स्पीसीज सबसे छोटा होता है और फाइलम जो है ये सबसे बड़ा होता है। और फाइलम का मतलब वही हो गया किंगडम। अभी हमने किंगडम 5 जगत जो पढ़े हैं, तो फाइलम वही है, किंगडम है। तो सबसे बड़ा फाइलम हो जाएगा, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा जीनस, उससे छोटा स्पीसीज। याद कैसे करेंगे? तो सिंपल में याद रख लीजिए PCO GS। GS की तैयारी आप कर ही रहे हैं हमारे साथ में, तो PCO और GS इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का C है। और इसमें टोटल बात करें तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, बीच में फैमिली भी आता है, देन GS आता है। तो PCO फैमिली, GS इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो स्पीसीज होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? और आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो। एलिमिनेशन कर दीजिए कि कौन एलिमिनेट हो सकता है, कौन ऑड इवन का भी आप लगा देंगे तो भी आप आराम से कर ले जाएंगे। मोनेरा समूह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मोनेरा समूह के बारे में अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि मोनेरा समूह क्या होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो। और यहाँ पे आप देखेंगे मशरूम और खमीर, मशरूम और ईस्ट, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये दोनों उदाहरण हैं फंगस के। तो ये फंजाई के उदाहरण हैं। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। और बचा क्या? जीवाणु, बैक्टीरिया। तो जीवाणु या बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, यूनिसेलुलर है। और जीवाणु या बैक्टीरिया जो है ये आपके मोनेरा समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जीवाणु या बैक्टीरिया मोनेरा समूह के अंतर्गत आता है। और मोनेरा समूह की खास बात क्या होती है? प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक साथ में जो है एक कोशिकीय होते हैं। न्यूक्लियस इनमें क्लियर नहीं होता है, केंद्रक क्लियर नहीं होता है। इन्हीं को हम मोनेरा समूह कहते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से? तो सबसे पहले मोनेरा समूह की बात करें तो जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होगा, ना ही कोशिकांग होंगे, और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं, यानी एक कोशिक होंगे हमेशा ये। किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या होता है? जिनमें केंद्रक परिभाषित नहीं होता अच्छे से, केंद्रक होता ही नहीं सही से, कोशिकांग भी नहीं होता है। कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर मौजूद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पोषण की विधि के अनुसार स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा से आपको क्या ध्यान रखना है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें केंद्रक सही नहीं होगा। और उदाहरण आपको ध्यान रखने, इसके बाद फिर उदाहरण कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम नील हरित शैवाल कहते हैं, बैक्टीरिया सिंपली, जीवाणु, और माइकोप्लाज्मा। ये 3 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं मोनेरा समूह के लिए, जो आपके NCERT में मेंशन किए गए हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तो ये 3 उदाहरण आपको मोनेरा समूह के हैं जो आपको याद रखने हैं। मशरूम और खमीर की बात करें तो ये कवक हैं, फंजाई, कवक या फंजाई के उदाहरण हैं। फंगस को आप आराम से पहचान सकते हैं। मशरूम जो है एक फंगस है, सिंपली आप जानिए। खमीर ईस्ट भी जो है एक फंगस है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत किंगडम से संबंधित नहीं है? फिर यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगाइए, ऑड इवन लगाइए, आराम से आप इस प्रश्न पे पहुँच जाएंगे। प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा जाता है। यूकैरियोटिक को फर्दर जो है यूकैरियोटिक को फर्दर हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में बांटते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुकोशिकीय। और इस यूनिसेलुलर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है बात करें, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, युग्लिना आता है, और कौन नहीं आता है? तो पेनिसिलियम नहीं आता है। पेनिसिलियम की अगर हम बात करें तो पेनिसिलियम किस में आता है? तो पेनिसिलियम अगेन ये एक फंगस है। पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? फंगस है। तो फंजाई का उदाहरण है, फंजाई जगत का ये जीव है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है प्रोटिस्टा से?
पेनिसिलियम संबंधित नहीं है। और प्रोटिस्टा के 3 उदाहरण आपको फेमस कौन कौन से याद रखने एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। क्लियर है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव यानी जिनका न्यूक्लियस, जिनका केंद्रक बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जीव आएंगे और इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। आप याद कीजिए अमीबा कैसे गमन करता है। अमीबा कैसे गमन करता है? अमीबा में सीरोपोडिया पाए जाते हैं, पादाब पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था सीरोपोडिया या पादाब पाए जाते हैं। तो वैसे ही प्रोटिस्टा जगत के जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। कॉमनली सीलिया या फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। अमीबा के लिए स्पेशली आपने पढ़ रखा है सीरोपोडिया, पादाब पाए जाते हैं। और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो आप 2 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही एक कोशिकीय हैं। मोनेरा की बात करें तो ये जो है प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूकैरियोटिक है। मोनेरा में भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अब उदाहरण कौन से आपको ध्यान रखने प्रोटिस्टा के? तो एक कोशिक शैवाल आपको याद रखने हैं, यानी ऐसे शैवाल जो एक कोशिकीय हों। और डायएटम्स आप याद रखिएगा, डायएटम्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या याद रखना है? अमीबा याद रखना है, पैरामीशियम याद रखना है और यूग्लिना याद रखना है। तो ये 3 उदाहरण आपको ध्यान रखना प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना याद रखना है। इसके अलावा एक कोशिकीय शैवाल डायएटम्स आपको याद रखना है। पेनिसिलियम जो है ये कवक का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कवक की कोशिका भित्ति। तो जो फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो कठोर जटिल शर्करा कॉम्प्लेक्स शुगर से मिलकर बनी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति जो कवक में पाई जाती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काइटिन से, लिग्निन से या सेलुलोज से। 10वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो जिस जटिल शर्करा से बनता है, जिस कॉम्प्लेक्स शुगर से बनता है, उसको हम काइटिन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 10वें नंबर प्रश्न में ए है काइटिन, या इंग्लिश में आप जैसे पढ़िए चिटिन, चाइटिन, तो काइटिन हम बोलते हैं। राइट आंसर आपका 10वें नंबर प्रश्न का ए है काइटिन। फंजाई या कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और ये काइटिन से बनी होती है। अभी हमने देखा था कि फंजाई और प्लांटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो फंजाई और प्लांटी में क्या डिफरेंस है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है फंजाई में और प्लांटी दोनों में, यानी पौधों वाले जो वर्ग हैं इनको प्लांटी बोलते हैं। तो फंजाई में भी प्लांटी दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और प्लांटी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये अंतर होता है। समान रूप से क्या होता है, फंजाई में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांटी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। फ़र्क क्या होता है? फंजाई जो है ये किसी भी केस में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, प्लांटी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फंजाई जगत के जीवों की विशेषताएं आपको बतानी हैं और बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो देख लीजिए प्रश्न को कि फंजाई जगत के जीवों के कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। विषमपोषी का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। उदाहरण कुछ दिए गए हैं, खमीर, मशरूम, पेनिसिलियम। तो हमने ऊपर भी देख लिया है कि फंजाई के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो फंजाई के उदाहरण आपने देख लिया है, खमीर होता है, मशरूम होता है, पेनिसिलियम होता है। तो ये तो सही है आपका। और आपने इससे पहले अलग से भी पढ़ रखा है कि पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने के कारण मृतजीवी जो होते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और इसके जो उदाहरण है कवक आपने पढ़ रखा है। तो कवक या फंजाई आपने सेप्रोट्रॉप्स मृतजीवी के उदाहरण आपने पढ़ रखे हैं। तो बी भी आपका सही है। और जो दूसरों चीज़ पर निर्भर करेगा उसको हम विषमपोषी कहेंगे। फंजाई यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ये भी आपका क्लियर है। तो फंजाई आपका यूकैरियोटिक जीव भी होता है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 11 नंबर प्रश्न का ए, बी, सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका 11 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। सारे विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं।
सारे ही विकल्प आपके सही हैं। तो फंजाई कवक के अन्य उदाहरण कौन कौन से आपको याद रखने परीक्षा दृष्टि से? एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगेरिकस ये सभी उदाहरण है फंजाई के या कवक के। इसके अलावा खमीर, मशरूम, पेनिसिलियम ये कॉमन आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खमीर को ईस्ट बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लाइकेन एक सहजीवी संबंध है। तो 12 नंबर प्रश्न आपका ये पूछा जा चुका है टीआरई 3.0 री एग्जाम में, पीआरटी में। तो लाइकेन एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच में होता है? जीवाणु कवक के बीच में, जीवाणु या शैवाल के बीच में, कवक या उच्चतर पौधों के बीच में। तो आपको बताना है 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो लाइकेन की बात करें तो ये सहजीवी संबंध होते हैं और किसके किसके बीच में होते हैं? तो ये कवक और शैवाल के बीच में होते हैं। तो कवक और शैवाल तो आपको कहीं दिया नहीं गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। लाइकेन की बात करें तो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और कवक की कुछ प्रजातियां होती हैं, याद रखिएगा, कवक की कुछ प्रजातियां होती हैं फंजाई की, जो नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ में अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिन्हें सहजीविता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो कवक या फंजाई की कुछ प्रजातियां होती हैं जो नीलहरित शैवाल के साथ में अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं। अस्थायी अंतर संबंध का मतलब है परमानेंटली जुड़ जाती हैं, और इसी को हम सहजीविता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और फंजाई और कवक के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल के मिलने से जो जीव बनता है, जो सहजीवी जीव बनता है, उनको हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवाल से, और शैवाल में भी नीलहरित शैवाल, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। और ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में आप देख सकते हैं। तो पेड़ों की छाल पर जो रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं वो लाइकेन ही होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जगत के जीव स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जगत के जीव स्वपोषी ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। तो आसान प्रश्न आप सभी के लिए। और क्लोरोफिल की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर जो जीव होते हैं उनको दो प्रकार से बांटा गया है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकते हैं उनको हम फंजाई कहते हैं, और जो कर सकते हैं उनको हम प्लांटी बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करने वाले कौन है? प्लांटी हैं। प्लांटी का मतलब है जो पौधे जगत से रिलेटेड है, नाम से ही आप देख सकते हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका बी है। प्लांटी जगत की बात करें तो इसमें बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। यूकैरियोटी मतलब जिनमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होगा, कोशिका भित्ति होगी। तो प्लांटी जगत में बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। ये खास बात होती है कि कोशिका भित्ति प्लांटी में पाई जाती है। एनिमेलिया में क्या होता है? ये भी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये विषमपोषी होते हैं। एनिमेलिया जंतु जगत आपको मालूम है विषमपोषी होता है, और यहाँ पर आपको जो फर्क है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको वैसे भी मालूम है। कई बार पूछा गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फ़र्क क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल वाले में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाइकेन पादप के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कमेंट करके बताइएगा कि जो लाइकेन होता है, जो शैवाल होता है, पादप के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो लाइकेन या शैवाल को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत या टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। तो लाइकेन जो बात करें या शैवाल की बात करें सामान्य रूप से, तो लाइकेन या शैवाल जो होते हैं ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न में बी, थैलोफाइटा। समझ लेते हैं इसको। थैलोफाइटा की बात करें तो इस वर्ग के पौधों को सामान्य रूप से हम शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो शैवाल या एल्गी किस में आएंगे? थैलोफाइटा में। और बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन है क्या? शैवाल ही एक हिसाब से है, और शैवाल के साथ में कवक भी मिला हुआ है। तो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना है लाइकेन, और शैवाल किस में आएंगे? थैलोफाइटा में। तो इसी प्रकार लाइकेन भी किस में जाएगा? थैलोफाइटा में। और ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाएंगे? जल में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण आपको अन्य याद रखने हैं लाइकेन के अलावा, कौन कौन से हैं? स्पाइरोगायरा याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स याद रखिएगा, क्लेडोफोरा, उल्वा और चारा या कारा बोलिए, और ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो कौन कौन से उदाहरण आपको थैलोफाइटा समूह के याद रखने हैं पौधों के? स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, उल्बा हो गया और कारा हो गया। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से जो आपका थैलोफाइटा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जो है पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो आपने प्लांटी किंगडम अभी पढ़ा था, तो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत जो है कुछ अलग क्लासिफिकेशन की गई हैं, जैसे ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत कुछ सब क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी के अंतर्गत ये 3 प्रकार आपने अभी देखे हैं। थैलोफाइटा आपको क्लियर हो गया होगा। थैलोफाइटा के उदाहरण आपको ध्यान रखने, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्बा और कारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बीपीएससी असिस्टेंट में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो बताइएगा कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? थैलोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को या ब्रायोफाइटा को? तो पौधों में अगर पादप वर्ग का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम की बात करें तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उन्हें पादप वर्ग का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ऐसा कहा जाने का कारण क्या है कि ये जो है स्थल में भी ये इनका जो है ग्रोथ हो सकता है और जल में भी ग्रोथ हो सकता है। तो इस वजह से इनको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। उभयचर मतलब वही होता है जो स्थल पे भी रहे, जल में भी रहे। तो पादप वर्ग में जो स्थल पे भी रह जाए, जल में भी रह जाए, वो कौन है? ब्रायोफाइटा। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर 15 में सी है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में ये बटा होता है। इसमें जल और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रायोफाइटा आपका क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा के कुछ उदाहरण आप देख लीजिए, मॉस हो गया और इसके अलावा मार्केंसिया हो गया। तो मॉस और मार्केंसिया 2 उदाहरण आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और मॉस और मार्केंसिया किसके उदाहरण हैं? तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। और मॉस की बात करें तो मॉस जो है वो कहीं पर भी उग सकते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो ब्रायोफाइटा राइट आंसर आपका सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग में जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं? विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो विशिष्ट ऊतक किसमें पाए जाते हैं? तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो पादप वर्ग में जिसमें जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाया जाए वो होता है टेरिडोफाइटा। तो राइट आंसर आपका बी है, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी हमने देखा कि कोई भी विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। थैलोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 16 में बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा का उदाहरण जो आपका दिया गया है मार्सिलिया और फंस, याद रखिएगा मार्सिलिया और फंस आपका पूछा जा सकता है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फन का एक बार फोटो आप देख लीजिएगा गूगल करके, जिस भी जो है यहाँ पर जीव का आपको देखना फोटो, चाहे पादप का हो चाहे वो जंतु जगत का हो, फोटो आप गूगल पे कर लीजिएगा नाम से, तो आपको शो हो जाएगा, वहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मार्सिलिया और फर्न आपके ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होंगे, विभेदित होंगे और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं, फैंड्रोगैम कहते हैं या ब्रायोगैम कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होता है, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, इनको हम फैंड्रोगैम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका है फैंड्रोगैम। तो 17 में राइट आंसर आपका बी है। और क्रिप्टोगैम किसे बोलते हैं? तो क्रिप्टोगैम समझ लीजिए, जैसे थैलोफाइटा आपने देखा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये प्लांट्स में पौधों में आपने 3 जो है क्लासिफिकेशन देखे हैं कि एक थैलोफाइटा होते हैं जिसमें शैवाल आते हैं, एक ब्रायोफाइटा हो गया जो कि उभयचर कहा जाता है पादप जगत का, एक टेरिडोफाइटा है जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं विशिष्ट रूप से। तो इसमें क्या होता है, तीनों में, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। इन तीनों समूह के पौधों
कि जो जननांग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, अतः इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और अतः ये जो है क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। तो क्रिप्टोगैम कौन होते हैं? जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हम क्रिप्टोगैम कहते हैं। और जिनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होंगे, विभेदित होंगे, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम फैंड्रोगैम कहते हैं, और जो नहीं कर सकते उनको हम क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्रिप्टोगैम के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों ही किसमें आते हैं? क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी फल के अंदर जो बीज उत्पन्न करते हैं ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म है, क्रिप्टोगैम है, या जिम्नोस्पर्म है। तो दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार से, फल के अंदर और फल के बाहर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं वो नग्न रूप से दिखाई देते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। अगला यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधों के उदाहरण हैं? अब जिम्नोस्पर्म पौधे के उदाहरण आप यहाँ पे जो देखेंगे इसको आपको गूगल करना है। जब आप गूगल करेंगे तो आप तीनों ही पौधों को आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको जिम्नोस्पर्म क्यों कहा जाता है, नग्न बीजी पौधे क्यों कहा जाता है। यानी इनके जो बीज होते हैं आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं। जब आप देखते हैं इन पौधों को तो इनके जो बीज होते हैं वो आपको दिखते हैं, तो इसीलिए इनको हम नग्न बीजी भी कहते हैं। तो नग्न बीजी भी कहते हैं और इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म अभी हमने यहाँ पर देखा था, क्या था? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। एक बार आप जाके देखिएगा, पाइनस को जो है पाइनस, और पाइनस के अंतर्गत ही पाइन्स आते हैं। तो पाइन्स का जाके आप पिक्चर देखिएगा, देवदार का देखिएगा, साइकस का देखिएगा। तीनों ही पौधों को जब आप देखेंगे तो इनके जो बीज होंगे वो आपको क्लियर कट दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ पे आपको क्लियर कट आपको दिख जाएगा, पिक्चर से आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म पौधे के उदाहरण यहाँ पर पाइनस भी है, देवदार भी है, साइकस भी है। एक से अधिक यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तीनों ही जिम्नोस्पर्म पौधों के उदाहरण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों की बात करें तो इन्हें हम नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं और काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय का मतलब है लकड़ी इनकी बहुत मजबूत होती है। तो पौधे बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं और काष्ठीय होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, और इन बीजों का विकास जो है अंडाशय के अंतर्गत अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। तो जिनमें अंडाशय पक के फल बन जाता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। सिंपल में आप समझ लीजिए, जिनमें अंडाशय पक कर फल बन जाता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, ये आपका अंतर होता है। चलिए आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचरी लिखी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल लिनियस है, अर्नेस्ट हैकल है। तो बात करें किसने प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचरी लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइटर है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस की फेमस पुस्तक है सिस्टेमा नेचरी। कार्ल लिनियस की बात करें तो प्रजातियों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली दी है, और इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और इन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचरी में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आज के पूरे होते हैं। कमेंट कीजिएगा 20 प्रश्न आपको कैसे लगे, कितने आपके सही हुए, और क्या इसका पार्ट 2 हम लेकर आएँ। अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा हो तो भी बताइएगा। कोशिश किया हमने कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा आप NCERT भी साथ में रखिएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे शाम में, और शाम में आपकी जो है 9 बजे के आसपास क्लास होगी। हम अपडेट कर देंगे भूगोल MCQ की। नेक्स्ट एपिसोड आएगा भूगोल MCQ का क्लास 9th का। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।